अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूँ आपके साथ सफ़ान खान। लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट पर ग्लोबली काफ़ी इनिशिएटिव्स हुए हैं, ख़ास तौर पे हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में तकरीबन 98.5 तक अर्बन लैंड रिकॉर्ड जो है डिजिटलाइज हो चुका है। और ये इसके फ़वाइद सिर्फ ये नहीं कि जो है भारत में सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आए, बल्कि जो कोर्ट लिटिगेशंस थी उसमें ड्रास्टिक कमी आई, और उसके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने में आई वो रेवेन्यू कलेक्शन रिकॉर्ड्स में थी, क्योंकि यूनिफॉर्म रेट की वजह से रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर भी जो है इजाफा हुआ। इस सूरत हाल में भारत के अंदर यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो वहाँ पर 2008 में सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, और भारत ही नहीं तुर्की के अंदर भी जो इस वक्त हमारा दोस्त मुल्क है, वहाँ पर लैंड रजिस्ट्री एंड रजिस्ट्री इंफॉर्मेशन सिस्टम टाकबिस इंट्रोड्यूस हुआ, जिसके जरिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ लैंड जो है उसकी मुंतकली जो है ज़मीन की उसको यकीनी तौर पर अमल में लेकर आए गए। और उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पे जॉर्जिया और दीगर ममालिक हैं जहाँ पर जो डिजिटलाइज सिस्टम है वो मौजूद है। सिंध में और पंजाब में 2007 में सिस्टम अनाउंस हुआ इंफॉर्मेशन सिस्टम, और 2014 में सूबे सिंध में अनाउंस हुआ, लेकिन इसकी मैनुअल से डिजिटल ट्रांसफ़र बहुत स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है। अब सीएम सिंध ये एक इंटेंशन रखते हैं कि जो पूरा प्रोसेस है 12 स्टेप, इसको एक डिजिटल सिस्टम के तहत और एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के तहत एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको मुरतब किया जाए, और इसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मरबूत इस्तेमाल किया जाए। इस इस्तेमाल को कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है, और इसके बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि जो लैंड मॉडिफिकेशंस हैं या मैनिपुलेशन है लैंड रिकॉर्ड में वो बिल्कुल जीरो लेवल पर आ जाएंगी, वो बिल्कुल नफी हो जाएगी? ऐसा मुमकिन नहीं होगा कि कोई लैंड रिकॉर्ड को मैनूवर कर सके। ये सारे अहम सवालात और इस इनिशिएटिव के बारे में कि ये कहाँ तक पहुँचा है और उसमें क्या क्या रोड ब्लॉक्स आ सकते हैं, हम शेमन आबाद का मौक़िफ़ भी लेंगे, जो एक्सपर्ट्स हैं ब्लॉकचेन को, उनको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात। हसन बख्शी साहब चेयरमैन आबाद प्रोग्राम में साथ मौजूद है, साबिक डायरेक्टर FIA हमारे साथ अम्मार जाफरी साहब प्रोग्राम मौजूद है। हसन बख्शी साहब, मैं जो लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट की जो डिजिटलाइजेशन है, इस पर कुछ मतलब अहम सवालात है। जैसे मिसाल के तौर पर हमने देखा कि इसकी वजह से कितनी करप्शन है, इस पर पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाह रहा हूँ। गैलप पाकिस्तान का एक सर्वे है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, और उसमें वो कहते हैं कि पंजाब के लैंड ओनर्स से उन्होंने सवाल किया कि तकरीबन 42% डिससैटिस्फाइड है विद द करंट रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम पंजाब में, और 82% ने कहा कि उनको रिश्वत देनी पड़ती है अपने काम कराने के लिए। ये रेशो गैलप पाकिस्तान ने पंजाब के लिए जारी किया था। सिंध में तो ये सिग्निफिकेंटली हाई होगा हसन बशीर साहब, अगर मैं जिस तरह से हमारी ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिंध में ये सिग्निफिकेंटली हाई होगा, बल्कि वेरी हाई होगा। यानी ये 42% है, तो ऑलमोस्ट ये वी कैन से कि 80% अराउंड होगा जो डिससैटिस्फैक्शन लेवल होगा लैंड मैनेजमेंट सिस्टम से। जी जी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये बताएं कि अभी जो मसला था वो क्या था? आपको बेसिक जो यानी रिकॉर्ड मॉडिफिकेशन हो रही थी, मैनिपुलेशन हो रही थी, एंट्री नहीं है, क्या आपकी असल क्वेरी या क्या प्रॉब्लम थी, क्या इस मसले को लेकर? देखिए, मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग में मसला ये था कि तब्बेदार या मुख्तियार कार जब चाहे मेरा रिकॉर्ड निकाल के, मेरा पेपर निकाल के आपका लगा दे, और फिर आपका निकाल के मेरा लगा दे जी। और उसकी एक वो भारी कीमत वसूल कर रहा था। जब ये रिकॉर्ड और कर रहा है, डिजिटलाइज हो जाएगा, तो किसी भी ह्यूमन इंटरैक्शन की उसमें गुंजाइश नहीं रहेगी, और अगर कोई ह्यूमन इंटरैक्शन करके उसको चेंज भी करेगा तो वो प्रोसेस किसने उस सिस्टम में गया, क्या डॉक्यूमेंट निकाला, क्या चेंज किया, वो सब रिकॉर्ड मौजूद होगा। तो दुनिया में जहाँ पर भी तरक्की हुई है, जहाँ पर भी FDI जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं वो आया है, उसमें वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन ये लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन है, ताकि लैंड का टाइटल लोगों का सिक्योर रहे। अच्छा, लेकिन हज़रत साहब ये मुझे बताएं, क्योंकि इसकी हवाले से जो इनिशिएटिव है ये नया तो नहीं है, क्योंकि पंजाब में ये लैंड जो रिकॉर्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम था LRMIS, ये 2007 में लॉन्च हुआ। सिंध में ये तकरीबन सिंध लैंड रेवेन्यू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम 2014 में लॉन्च हुआ, तो फिर ये इसके बावजूद ये इतना स्लो प्रोसेस क्यों हुआ? 2014 से आज हम 2025 में हैं, 11 साल में क्या सारा रिकॉर्ड डिजिटलाइज नहीं हुआ, या प्रॉपर तरीके से ये हुआ ही नहीं इनिशिएटिव इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट? क्या हुआ ये? देखिए, इजिप्ट तो बहुत ज़्यादा एग्जीबरेंस के साथ लॉन्च हुआ, बट जैसे ये रिकॉर्ड डिजिटलाइज होना शुरू हुआ तो
उन लोगों को ये रियलाइजेशन हुआ कि ये गेम हाथ से निकल जाएगा अगर ये रिकॉर्ड डिजिटलाइज हो गया। तो उन्होंने पहले इस डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस को स्लो डाउन किया और फिर तकरीबन हॉल्ट कर दिया, क्योंकि अगर ये रिकॉर्ड डिजिटलाइज हो जाता तो ये जो लैंड के घपले हैं सिंध में, सिंध के बड़े शहरों में ये कमोबेश नामुमकिन हो जाते और जो अशखास इसमें अरबों रुपए बना रहे हैं उनका ये बनाने के मौके भी बहुत मिनिमाइज हो जाते। अगर मैं 100% ख़त्म नहीं होते बट बहुत ही मिनिमाइज रह जाते हैं। और मैं अगर एसएमसी से मैं आपको बताऊं कि भारत ने तकरीबन 2008 में अपना इनिशिएटिव डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया और आज तकरीबन 98.5% तक जो उनकी रूरल लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो डिजिटलाइज हो चुके हैं। भारत कितना बड़ा पाकिस्तान के मुकाबले 98.5% 2024 तक के रिकॉर्ड के मुताबिक डिजिटलाइज हो चुके हैं। हमने अराउंड 2007 में पंजाब में लॉन्च किया, 2014 में यहाँ लॉन्च किया और हम अभी कितना परसेंट पे होंगे अंदाजा आप कुछ बता सकते हैं? कहाँ खड़े हैं हम लोग? देखिए सिंध में फिर भी कदरन बेहतर है। अच्छा। आई मीन पंजाब में कदरन बेहतर है सिंध से। सिंध में तो कोई हाल ही नहीं है। कोई हाल ही नहीं। सिंध में कोई हाल नहीं है और अब मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन IMF को, वर्ल्ड बैंक को डायरेक्टली अप्रोच करें, क्योंकि जितना कैपिटल का कैपिटलाइजेशन इस इंडस्ट्री में है तकरीबन उसकी वो है 90 ट्रिलियन रुपीस लैंड में, रियल एस्टेट में, जबकि स्टॉक एक्सचेंज में जो कैपिटलाइजेशन है मार्केट का वो है 10 ट्रिलियन रुपीस। सो ये 90 ट्रिलियन मुमकिन है 180 ट्रिलियन बढ़ के हो जाए अगर हम अपना रिकॉर्ड सीधा कर लें। और आज देखें भारत में, आज आप देखिए दुबई में, आज आप देखिए कनाडा में, आज आप देखिए यूके में, लोग बेफिक्र होकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया से, क्योंकि उनको पता है कि जो दिखता है उसको कहते हैं मिरर, वही होता है। सही। और जो रजिस्ट्री होती है उसकी गारंटी वहाँ की गवर्नमेंट देती है, उसकी ज़मानत गवर्नमेंट देती है। मेरा ख्याल है साहब सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से नहीं बल्कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही। जो लिटिगेशन है जो कोर्ट्स के अंदर सालों चलती रहती है प्रॉपर्टी केसेस, उन पर भी, और फिर जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन है, क्योंकि फिर जहाँ तक लगता है कि सेंट्रलाइज डेटा होगा तो उसके जो रेट्स हैं, कि जो मल्टीपल रेट्स हैं, वो मामला भी खत्म होके शायद रेवेन्यू कलेक्शन पे भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ जाए फॉर द गवर्नमेंट। बिल्कुल आपने सही कहा। गवर्नमेंट का वो लैंड जो अभी किसी के इल्म में ही नहीं है वो भी रिकॉर्ड पे आ जाएगा और उससे गवर्नमेंट ऑक्शन से हमने सिंध गवर्नमेंट को तजवीज़ दी है कि एवरी ईयर ऑक्शन से आप 500 बिलियन रुपए फेच कर सकते हैं, जिससे आप पूरे सिंध की आवाम को हेल्थ कार्ड दे सकते हैं। पूरी हर साल तकरीबन 2 से 3 लाख सब्सिडाइज फाइनेंसिंग करते हैं, मकानों के लिए कर सकते हैं। आप एजुकेशन में काम कर सकते हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर सकते हैं और आप जो सिंध के महंगे लोन हैं उनको रीपे कर सकते हैं। सही, तो उससे डेवलपमेंट भी हो सकती है बाद में। अम्मार जाफरी साहब भी साथ हैं, FIA के साबिक डायरेक्टर अम्मार जाफरी साहब साथ हैं और एक्सपर्ट हैं इस पर साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी पे। अम्मार जाफरी साहब खुशामदीद, आप तक आवाज़ पहुँचे। जी अम्मार साहब, ये फरमाइएगा कि ब्लॉकचेन का इस्तेमाल फॉर लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट ग्लोबली कैसे है और इसकी जो नेचर है वो बताइएगा ब्लॉकचेन की, क्योंकि ये जो अभी तक इस पे पायलट प्रोजेक्ट है उसमें बताया जा रहा है कि इसमें जो डेटा है वो मैनिपुलेट ही नहीं हो सकेगा, मॉडिफिकेशन नहीं मैनुअली हो सकेगी। ब्लॉकचेन लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट में किस तरह इफेक्टिवली इस्तेमाल हो सकता है? जी बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में लेने का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और मैं आपके प्रोग्राम के जरिए से लोगों को बताना चाहूंगा कि ब्लॉकचेन है क्या। ब्लॉकचेन एक लेजर है, जैसे पुराने वाले था रिकॉर्ड होता था कि जी फलान ने इतना सौदा ले लिया दुकान से, फलान ने एक दुकानदार लेजर रखा होता था, ठीक है। अच्छा, अब ये समझ लें उसी लेजर की हजारों कॉपियां जो है वो आ गई हैं, उसी लेजर की ना हजारों कॉपियां आ गई हैं उसकी। ये ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन एक सिस्टम है जिसके तहत एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है। पब्लिक की जो है जिसकी वो इंफॉर्मेशन होती है उसकी होती है, उसकी प्राइवेट की सबको होती है पड़ी हुई। तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है तो वो उसका एक एस्क्रो सिस्टम है, उसके तहत वो चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं। अच्छा, अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ कि जो रियल स्टेट है उसमें फ्रॉड क्या है।
रियल एस्टेट में पता नहीं चलता प्लॉट किसका है, मकान किसका है, अपार्टमेंट किसका है, कोई किसी को बेच गया, बाद में वो केसेस वगैरह होते रहते हैं। तो यूँ समझे मैंने एक अपार्टमेंट खरीदना है कराची के अंदर, मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, मुझे नहीं पता किसका है ये। अगर वो अपार्टमेंट ब्लॉकचेन सिस्टम के ऊपर है तो उसका कोड होगा, जब मैं उसमें जाऊंगा तो पूरा रिकॉर्ड दे देगा उसका मुझे। और आप यकीन जाने कि अमेरिका, कनाडा वगैरह के अंदर पिछले 200-200 साल का रिकॉर्ड होता है कि ये जमीन किसकी थी, इस पे पहला घर किसने बनाया, उसने किसको बेचा, उसने किसको बेचा, उसने किसको बेचा। ठीक है जी। अच्छा, अब ये होता कैसे है? होता ही है इसके अंदर कि जब कोई शख्स कहता है कि जी मेरे सिस्टम को आप ब्लॉक चेन पे ले आए, मेरे अपार्टमेंट को, या वो, तो उससे उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं कि भाई तूने ये कब खरीदा था, क्या था, और कोई उसमें ट्रांजेक्शन होगी तो वो ब्लॉक चेन के जरिए हो जाएगी। पूरी दुनिया में ब्लॉक चेन का इस्तेमाल 3 जगह बहुत ज्यादा हो रहा है। एक तो यूनिवर्सिटी डिग्रीज में हो रहा है कि यूनिवर्सिटियां ये पेपर डिग्री इशू नहीं करती, वो ब्लॉक चेन एनेबल्ड डिग्री इशू कर देती है। जैसे मैंने कहा जी मैंने मास्टर्स किया हुआ कंप्यूटर साइंस में और मैंने फला यूनिवर्सिटी से किया, वो कहेंगे अपने ब्लॉक चेन का QR कोड भेज दो, मैं भेज दूँ, अट्ठा करके निकालेंगे, वो डिग्री मिल जाएगी। अच्छा, इसको कहते हैं, जो अभी आपने सवाल के हिस्से में था कि इसको चेंज नहीं कर सकते। वजह क्या है? जब ब्लॉक चेन के ऊपर कोई मालूमात आती है जिसको इलेक्ट्रॉनिक लेजर कहते हैं, तो उसकी एक जगह उसकी प्रेजेंस नहीं होती, हजारों जगह और भी होती है। अगर कोई एक को चेंज कर दे तो फर्क नहीं पड़ता उसको, वो बाकी जगह मौजूद रहती है। अच्छा, उसमें एक और जो सबसे बड़ा उसका अहम चीज है वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 1000 रुपये उधार दिया और ब्लॉक चेन के सिस्टम में दिया, आपके 1000 रुपये आ गया, आपने 1000 रुपये में से 500 रुपये जमील को दिए, तो अब वो 500 रुपये जमील के खाते में चले गए। उसमें से जमील ने 10 रुपये किसी को दिए, 50 किसी को दिए। अब ये जितनी ट्रांजेक्शन हो रही है वो ब्लॉकचेन सिस्टम में आ रही है। अब अगर मेरे पास लीगल इनकम आई है तो वो देखना चाहते हैं कि इस लीगल इनकम का बेनिफिशियरी कौन था, तो ठक 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 करके पूरी ट्रेल ऑफ ट्रांजेक्शन वो नजर आ जाती है। ये इतनी जबरदस्त चीज है। हमारे मुल्क में एक खराबी हुई माजी में कि लोगों ने क्रिप्टो करेंसी को सही। अच्छा, मैं इस पे क्रिप्टो वाली बात पे आता हूँ, लेकिन आपने कहा एक नंबर भी होता है, और ये हमने देखा कि हसन भाई साहब आपका इनपुट चाहेंगे। भारत में जिसका जिक्र हम कर रहे थे, वहाँ एक यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसे वो कहते हैं ULPIN, जो वहाँ पर नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उसमें भी, और उनका जो डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम है उसमें इस्तेमाल होता है उसका, जो अम्मार साहब कह रहे हैं कि एक नंबर हो जाता है। तो ये पहले बताएं हसन भाई साहब कि इसी तरह एक नंबर आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी अगर ये इंप्लीमेंट होता है, और दूसरा इसके प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिटेल्स दें। मैंने इस प्रोग्राम से पहले IBS सक्खर के VC से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि अभी ऑफिशियली हमें अलॉट नहीं हुआ है, इट्स ओनली इन द पाइपलाइन। इस तरह उन्होंने बात की कि हम कमेंट नहीं कर सकते। उन्होंने कहा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से इस बारे में पूछ, वो मीडिया पे कमेंट कर सकते हैं। तो आप कमेंट कर सकते हैं एज चेयरमैन आबाद इस वक्त, हसन भाई साहब कि क्या स्टेटस क्या है इसका? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरे पास कोई लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है या मैंने कोई डॉक्यूमेंट पढ़ा है जी। यस, बट हमारी मुलाकातें सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब, सिंध के चीफ सेक्रेटरी साहब और दीगर वज़रा हजरात और सेक्रेटरी से होती रहती हैं। तो वहाँ पर ये जिक्र होता है कि अब इसको हम प्रॉपरली डिजिटलाइज करने जा रहे हैं, ताकि इसका फ़ायदा, जैसे आपने कहा, ना सिर्फ सिंध की गवर्नमेंट को हो, पब्लिक को हो, और जो एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है, जैसे आपने कहा कि जो जुडिशरी पे प्रेशर है, 70 या 60% केसेस इसमें लैंड के चल रहे हैं और सालों साल चल रहे हैं, तो वो भी प्रेशर कम होगा। लेकिन अब हम ये आप कितने पुरुमीद हैं कि ये कब तक हो जाएगा, या होगा भी या नहीं होगा? देखिए, मैंने आपसे कहा कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाउएवर, हम एज एन एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान अब IMF और वर्ल्ड बैंक को डायरेक्ट अप्रोच करेंगे कि इसमें इतना फायदा होगा इकोनॉमी को, इतने पैसे आ सकते हैं। कितने पैसे आप कुछ आपने कैलकुलेट किया, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना आ सकता है? जी, मैं ये समझता हूँ कि अगर ये लैंड आइडेंटिफाई हो और ऑक्शन हो तो तकरीबन हर साल सिंध गवर्नमेंट के पास इस ऑक्शन ऑफ लैंड से 500 बिलियन रुपए आ सकते हैं, जो कि तकरीबन 1.5 से 2 बिलियन डॉलर के करीब होंगे, 1.5-2 बिलियन डॉलर के करीब होंगे। और देखिए, इसमें ये अगर हम उनको कन्विंस करने में कामयाब हो गए, और आपको पता है कि और उन्होंने अपनी जो शराइत में ये डाल दिया, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट में है, ये हमारे कौमी इंटरेस्ट में है, तो यकीनन वो कुव्वतें जो इसको रोकना चाह रही हैं वो नहीं रोक सकेंगी।
और ये काम इंशाल्लाह ताला होगा। अच्छा, और हसन साहब मैं इसमें ऐड करूँ कि मेरे ख्याल है ये तो ऑक्शन से आएंगे, उसके अलावा जो अगर यूनिफॉर्म वैल्यूएशन मेथड्स हो जाएंगे, एक ही जगह लैंड का रिकॉर्ड होगा, तो गालिबन उससे फिर जो कलेक्टर रेट्स हैं, एफबीआर के रेट्स हैं, ओपन मार्केट रेट्स हैं, तो एक यूनिफॉर्म रेट होगा, तो शायद रेवेन्यू कलेक्शन में वो भी फर्क पड़ेगा जो प्रॉपर्टी टैक्सेस का है, या आपको लगता है नहीं पड़ेगा? क्या आप समझते हैं आप? नहीं, बहुत बेहतरी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जो क्रिमिनल्स इस बिजनेस में घुस गए हैं उनकी हौसला शिकनी होगी, और बेहतर लोग, अच्छे लोग, साफ सुथरे लोग, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग आके इसमें काम करना चाहेंगे, क्योंकि ये लैंड जो है ये एक रॉ मटेरियल है हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए। जब तक लैंड टाइटल क्लियर नहीं है, लोग इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, डरते हैं। मुझे एक म्यूचुअल फंड के हेड ने कहा कि हमारे पास 300 बिलियन रुपए कैश पड़े हैं, और जब से ये इंटरेस्ट रेट कम हुए और हम चाहते हैं कि हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट करें, पर चूंकि इसमें ग्रे एरिया इतना है, क्लियर लैंड टाइटल नहीं है, इसलिए हम हिचकिचाते हैं। ये एक मैंने कहा म्यूचुअल फंड के हेड कह रहे हैं, बेशुमार लोग हैं इस वक्त कराची सिटी में। वर्ल्ड बैंक के तज्जिए के मुताबिक 2.2 मिलियन मकानों की शॉर्टेज है या रिप्लेसमेंट होनी है, और पूरे पाकिस्तान में 12 मिलियन से ज्यादा मकानों की शॉर्टेज है या रिप्लेसमेंट होनी है। सो आप ये समझिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा ये एक प्रोसेस। लेकिन आप बार बार एक कह रहे हैं कि चैलेंजेस के अंदर के अगर एक जिससे लग ये रहा है कि कोई माफिया है जो ये नहीं होने देगा, तो ये माफिया में यकीनी तौर पे आपके प्राइवेट सेक्टर के लोग भी होंगे, गवर्नमेंट सेक्टर के लोग भी होंगे, सभी एक माफिया में तो पूरा एक नेक्सस होता है ना क्रिमिनल, तो बहुत से ब्लैक शीप्स भी होंगे जो चाहेंगे नहीं हो ये। जी, माफिया देखें ऐसा बनता नहीं जब तक तमाम लोग इसमें साथ नहीं हो जी, और हर आदमी, हर सेक्टर का आदमी अपने हिस्से का नफा या फायदा हासिल नहीं कर रहा हो, और जिससे आम आवाम का फायदा रुक रहा हो, चंद लोग फायदा उठा रहे हो। तभी मैंने कहा कि अब हमने ये सोचा है कि हम डायरेक्टली IMF और वर्ल्ड बैंक को अप्रोच करेंगे, ताकि ये माफिया अपने जिस तरह ये डिले करते रहे हैं अपने मफादात के लिए, इसको मजीद डिले ना कर पाए। सर अभी आपने शिकायत की थी किसी को, तो उसके बाद जो है वो जो आपने खत लिखे थे उसके बाद फिर आ गए थे बिलावल साहब, अब आप डायरेक्ट IMF को शिकायत करने जा रहे हैं? सर मक्सी साहब नहीं, देखिए इसमें हम शिकायत नहीं करने जा रहे हैं। IMF हमें लोन देती है ना, IMF हमें टारगेट देती है कि टैक्स बढ़ाओ, और IMF की कंडीशंस को हम मानते हैं, क्योंकि वो हम समझते हैं कि इकोनॉमी की इंटरेस्ट में है। तो हम ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का एवेन्यू ये भी है, इस पे भी नजर डालें। सही मुमकिन है कि अगर इस किस्म के रेवेन्यू हम 2-4 मजीद एक्सप्लोर कर सकें, तो पाकिस्तान को फंड से निकलने की पोजीशन में बन जाए। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से तो SIFC को भी इस पे आना चाहिए, टेकअप करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो लैंड है इसकी ऑक्शन से जो बिलियंस ऑफ रुपीस जनरेट हो सकते हैं, तो ये एक इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू भी है जिसको बेच के फॉर SIFC भी एक बड़ा काम हो सकता है उसके अम्ब्रेला के तहत। जी, हमने SIFC पे मुलाकात की थी पिछले हफ्ते 10 दिन पहले जी। हमने अपने रिटर्न प्रपोजल में ये लिख के दिया है कि ये अगर हम सिर्फ सिंध में ये लैंड ऑक्शन करेंगे तो वी कैन फेच 500 बिलियन रुपीस पर एनम। और आप ये भी देखें, आपको सुन के ताज्जुब होगा, 3 प्लॉट इस्लामाबाद में पिछले हफ्ते कमर्शियल ऑक्शन हुए हैं, और उससे इस्लामाबाद CDA को 38 बिलियन रुपीस आए हैं उसके रेवेन्यू। सो इफ लैंड कैन बी ऑक्शन इन इस्लामाबाद, व्हाई कांट इन बी कराची? और दूसरी बात, का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कानून है कि 120 गज से ऊपर का जो भी कमर्शियल लैंड है वो ऑक्शन होना लाजमी है। आपको सुन के ये ताज्जुब होगा कि 1947 से अब 2025 आ गया है, एक भी लैंड ऑक्शन नहीं किया है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, जबकि कानून अपनी जगह मौजूद है। सो देखिए ना कितना स्ट्रॉन्ग ये माफिया है, और ये आज से 1 साल 2 साल नहीं, ये 1947 से यूं ही चला आ रहा है। और हम यहाँ खड़े हैं कि अम्मा जाफरी साहब, हमारे पड़ोस मुल्क में भारत में 98.5% लैंड रिकॉर्ड जो रूरल है डिजिटलाइज हो चुका है। सर ये जो आपने बताया अम्मा जाफरी साहब, कितना इन्वेस्टमेंट ये रिक्वायर्ड है इस काम के लिए? बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव है ये, या इट कैन बी इजीली डन विद इन आवर लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज? जाफरी साहब
हमारे प्रोविंसेस के अंदर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। कुछ अर्सा पहले PITB ने ये काम किया, तो मेरी सजेशन होगी कि हम इसको PITB को अप्रोच करें सिंध गवर्नमेंट। देखिए जितने भी ये प्रोविंशियल हमारे टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं, तो मैं समझता हूँ इनको आपस में कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए, या फेडरल गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए कोऑर्डिनेट कराने के लिए। अदरवाइज लाइक ग्रीन वेंडिंग रहती, इसमें बड़ा सिंपल तो होता है पूरे काम का। तो ये जो भी आपके एक्सपर्ट बोल रहे हैं सर, आबाद के चेयरमैन हमारे साथ हसन बख्शी साहब ना, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के। माशाल्लाह। मैं चाहूंगा कि ये मेरे से रब्ता कर ले, हमारे जाफी मेरा नाम है, मैं इनको थोड़ा सा टेक्निकल गाइड भी कर दूंगा। ये जर्मनी में एक था जो मेरे से कॉन्टेक्ट में आए थे कुछ अर्सा पहले, उन्होंने मुझे कहा था कि पाकिस्तान के अंदर तुम्हारा मसला क्या है, हमारा मसला लैंग्वेज का भी है, इंग्लिश के हवाले से। तो उसने कहा था मैं आपको ब्लॉक चेन बेस्ड जो सिस्टम है ना, इसकी हम बात करें, उर्दू भी कर देंगे। एवरीथिंग इज डूएबल इन टेक्नोलॉजी। मजे की बात है सिर्फ उसे करने के लिए, क्योंकि हमें सच्ची बात ये करनी चाहिए कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की जो तब्दीलियां हैं, उसकी वजह से हर 2 साल के बाद हम नए सिरे से पानी शुरू करते हैं, इसमें मसले पड़ जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आबाद की चेयरमैन साहब बात हमारे बिल्कुल ठीक है। पूरी दुनिया में करप्शन को खत्म कर दिया गया है जो स्टेट से, सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक चेन से लाभ। ये प्रूवन टेक्नोलॉजी है, ये प्रूवन टेक्नोलॉजी है। अच्छा, लोगों का ख्याल ये है कि ब्लॉक चेन सिर्फ क्रिप्टो के लिए, भाई वो एक उसका एक इस्तेमाल है, उसके 50 इस्तेमाल है। आप यकीन करें, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ किसी बाहर की गवर्नमेंट के साथ, वो कर रहे हैं ब्लॉक चेन फॉर साइबर सिक्योरिटी। सोचिए जरा, यानी फिक्र सुन के बंदा कहता है ब्लॉक चेन है क्या काम साइबर सिक्योरिटी में, उन्होंने अपनी सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लिया है। देखिए सिंपल सी बात है, ये क्या चीज है। एक जमाने में हमारे पास लोहे के सिक्के होते थे, फिर हमारे पास कागज के नोट आ गए, फिर हमारे पास बल्कि लोहे से पहले पत्थर के सिक्के होते थे, फिर कागज के नोट आ गए, फिर क्रेडिट कार्ड आ गए। ये थोड़ा सा बताएं कि अगर हम ये इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद जो मैनुअल डीलिंग्स हैं या मैनुअल इंटरेक्शन है विद द स्टाफ ऑफ लैंड मैनेजमेंट या जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, तो वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा या लिमिटेड हो जाएगा, क्या होगा? यानी हम ह्यूमन इंटरेक्शन की वजह से। जी मैं बताता हूँ आपको आसानी के लिए। जब ये डाक सिस्टम था हमारा, बड़ी सिंपल एग्जांपल दूंगा, हम खत भेजते थे कराची, लाहौर, पेशावर के अंदर। एक पोस्ट ऑफिस लिफाफा मिलता था, उसमें खत डालते थे, में कार्ड मिलता था, 10 पैसे का कार्ड मिलता था, वो सिस्टम चल रहा था हमारा। उसके बाद हमने ईमेल आ गई, तो लोगों ने बड़ा टाइम दिया उसमें आने से, ईमेल आने के बाद अब अगर आप मुझे कहे कि यार ये जरा आप मुझे इन्फॉर्म कर दो, चिट्ठी लिख दो, तो मैं कहूँ यार मैं मेल कर रहा हूँ, और मेरा 3 मिनट के बाद आपको चीज मिल जाएगी। इसलिए उसको अभी भी मैंने किसी कारखाने से बात की, लोग अभी भी चिट्ठियाँ लिखते हैं, तो लोग आराम से चेंज होते हैं, एकदम चेंज नहीं होते, सोसाइटी चेंज नहीं होती। लेकिन जब आप कुछ मैंडेटरी कर देंगे ना, तो फिर ये जितने स्टेक होल्डर्स है ना, जैसे आप कह देंगे कि अच्छा आप टाइम देंगे, नेचुरली गवर्नमेंट टाइम देगी कि 6 माह के बाद कोई जो ट्रांजेक्शन है, तो ये इसकी लैंड रिकॉर्ड की या जो भी रियल एस्टेट है, वो मैनुअल नहीं होगी, वो ऑटोमेटिक होगी। और मैं फिर कह रहा हूँ कि इस पर थोड़ा बहुत काम हो चुका है, पंजाब में किया था, मुझे डेज नहीं पता। अगर आप हमारे चेयरमैन से मुझे रब्ता करेंगे तो मैं भिजवा दूंगा वो चीजें, रब्ता करा दूंगा। तो मैं ये समझता हूँ आपकी बात सही है कि जी एकदम तो स्विच ओवर नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट को 1 साल का टाइम देना चाहिए कि जी ये ग्रेस पीरियड है, इसमें दोनों काम चलेंगे, मैनुअल भी चलेगा और ऑटोमेशन भी चलेगी, और इस डेट के बाद देयर बी नो मैनुअल सिस्टम। ये रेड लाइन। अच्छा, और जो मैंने पहले बोला था कि बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है, कि यानी ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, या इट कैन बी डन इजीली? नहीं है। मैं बताऊं आपको, मैं ऐसे भी निजाम को जानता हूं जिसमें उसे कहते हैं कि ब्लॉक चेन सर्विस। आप जितना इस्तेमाल करेंगे वो उतने पैसे देंगे उनको। जैसे आप ये 50 पैसे देते हैं जब बंदा अपनी प्लॉट बेचता है या घर बेचता है, तो उसमें ये भी होगा कि ये ब्लॉक चेन सर्विस का जो कॉन्सेप्ट है, आप ये तो आपको उनके भी देने पड़ेंगे। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट पे बोझ ही नहीं आएगा इसका कोई। ये जितने भी सब दुनिया में टेक्नोलॉजी निजाम चल रहे हैं ना, यह सर्विस आने शुरू हो गया है इसके ऊपर ना। ये मतलब सिंध गवर्नमेंट अपना सिस्टम क्यों बनाती है, मैं समझता हूँ। ये पंजाब गवर्नमेंट क्यों बनाती है, वो कहेगी ये ब्लॉक चेन बेस्ड सिस्टम है, किसी को हायर करे, वो ठीक है, उस पर बहस होगी, डाटा बाहर चला जाएगा, उसकी भी हाल आ गया। अब तो हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का डाटा बाहर चला गया है, तो अगर मेरे प्लॉट का डाटा चला जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, ये मेरा प्लॉट है ये। तो कहने का मतलब ये है, इसको अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। हमारे जो आवाज के चेयरमैन साहब हैं,
और IMF वाले से बात असद साहब, मैं आई विल आस्क यू अगेन कि आपकी इस बारे में आपकी इंटरेक्शन क्या हुई है? ब्लॉकचेन की जो मीटिंग्स हैं या ऑफिशियल कम्युनिकेशन, कोई डॉक्यूमेंट आपने का नहीं है, लेकिन कुछ मीटिंग्स, कुछ इनिशिएटिव्स जो हो रहे हैं, इस पे आप लोगों का इनपुट है क्या? क्या स्टेटस क्या है इसका? देखिए, मैं अभी तक जो समझा वो ये है कि डायरेक्शन सेट हो गए हैं और उसकी तरफ ग्रेजुअली मूवमेंट शुरू हो गई है। इन हाउस देखिए रेजिस्टेंस बहुत आएगा। सही, जैसे मैंने आपको कहा ना, ये इन हाउस रेजिस्टेंस बहुत आएगा क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का स्टेट लैंड पड़ा है, ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का स्टेट लैंड पड़ा है, जिसकी हम निशानदेही कर रहे हैं कि अगर वो ऑक्शन होगा, वो शफाफ तरीके से मार्केट में आएगा, वो लैंड बैंक में आएगा। और ये जो ब्लॉकचेन में कहा, तो ब्लॉकचेन से कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन भी घटेगी, एग्जैक्टली, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और ट्रांजैक्शन के नंबर्स भी बढ़ेंगे। Everybody is going to have a comfort. There will be no losers. This is what we are trying to make the government, both the federal and all the provincial governments understand that there will be no losers and everybody will be the gainer. सही, विन-विन Except सिचुएशन। those जिसको 10 नंबरी करनी है, सही बात, 2 नंबरी करनी है। एग्जैक्टली। तो लेट्स होप सनोई साहब कि इस पे आगे हम आपके साथ अगर आप अभी इजाजत दें, मैं एक छोटी सी बात जी श्योर सर, श्योर हमारे साथ, प्लीज ऐड करें। ये जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन की बात की ना, चेयरमैन साहब ने बिल्कुल सही की है। जी। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये ब्लॉकचेन कैसे आया था। 2008 में एक साहब जो नाम था सतोशी, उसने कहा कि यार ये बैंक्स जो हैं ये $1 ट्रिलियन लेते हैं हमारे से, सिर्फ मिस्टर ए मिस्टर बी को पैसे भेज रहा है, तो किस बात के पैसे लेते हैं? ए को पता है कि बी तक पैसे पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो उसके वो पैसे लेते हैं 6%, 7% ट्रांजेक्शन के नाम। तो वो ये निजाम ले आया ब्लॉकचेन का। सही, आप यकीन करें सारी दुनिया उसके पीछे पड़ गई, बैंकिंग सिस्टम पीछे पड़ गया उसके, लेकिन उसने अपनी बात साबित कर दी। तो ब्लॉकचेन आया ही कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को खत्म करने। ठीक है, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा हसन बख्शी साहब और हमारे जाफर साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, अपना मौक़िफ़ दिया अहम तरीन मौजू पर। एक ब्रेक के बाद समराइज़ करेंगे सबको, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसका इस्तेमाल, इसका इतलाक़ और इसके फ़वाइद क्या हो सकते हैं अगर इसको लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम में इम्प्लीमेंट किया जाए, और कितना जल्दी इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। वो कौन से मसाइल हैं जो इस वक्त सामना कर रहे हैं इस वक्त रियल इस्टेट से शोबे से मुंसलिक लोग, और इसका क्या फ़वाइद ब्लॉकचेन कर सकता है, ख़ास तौर पर करप्शन के खात्मे के लिए। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल नेक्स्ट। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।